जय हिंद दोस्तों, ए टू जेड लाइव ग्रोइंग इंडिया में आपका स्वागत है। तो चलते हैं आज आपका। इससे पहले मैंने वीडियो बनाने की कोशिश किया कि लेकिन टेक्निकल इशू के कारण माइक उसमें काम नहीं किया, यानी कि आवाज़ ही नहीं गया। लगभग 2 घंटे का वीडियो वो खराब हो गया। एनी हाउ कम टू दैट, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है। इसी मकसद से मैं फिर से आपका वीडियो बनाने के लिए तैयार हूँ। और ये देखिए, ये सारे कंटेंट आपका होगा संपूर्ण जीके का। सीधे बातें अब चलते हैं। ये आपका जीके का कंटेंट होगा, साइंस का कंटेंट होगा, सारे साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इसमें कंटेंट हम कवर करेंगे। और इस तरह से डेली आपको 1 घंटे 2 घंटे का डेली आपको मिलेगा। इस तरह से देखिए एमसीक्यू रहेगा। बिहार जीके का कुछ कंटेंट इसमें हम आपका कवर किए गए हैं। इसमें कवर किया गया है बिहार जीके का, ये कुछ आपको कंटेंट मिल रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं। हड़प्पा संस्कृति, ये आपका हिस्ट्री हो गया। और फिर ये सारे वैदिक संस्कृति हो गया, या फिर अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट बुक से ये सारा कंटेंट लिया गया है। और इसका पीडीएफ मैंने टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने शेयर कर दिया है। आप ए टू जेड लाइव ग्रोइंग इंडिया के नाम से सर्च करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ये करंट अफेयर्स से 20 क्वेश्चन जो आपका आएंगे, इसका भी में अर्धवार्षिक है। जो लास्ट 6-7 महीने का क्वेश्चन जो पिछले पूछे गए हैं, सारे कंटेंट इसमें दिए गए। तो सीधे क्वेश्चन पर चलते हैं, क्योंकि टाइम ना वेस्ट करते हुए, सीधे बकवास ना करते हुए सीधे क्वेश्चन पर आते हैं। और वीडियो पर फर्स्ट टाइम आए, लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा लीजिएगा। और अपने टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में इसी में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर ए टू जेड लाइव ग्रोइंग इंडिया आप सर्च कीजिएगा टेलीग्राम में, आपको फर्स्ट ऑप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए, पहले क्वेश्चन है, इतिहास के पिता किसे कहा जाता है? सिंपल में हेरोडोटस कहते हैं। हेरोडोटस इतिहास के पिता हेरोडोटस, शॉर्ट फॉर्म में। और ज्यादा हम करेंगे। खिलाफत आंदोलन और किससे पर असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1920 में हुआ था। 1919 के बाद, यानी जो जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, उसके बाद ही खिलाफत आंदोलन के प्रश्न पर असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, यानी जलियांवाला हत्याकांड जो जनरल डायर के द्वारा किया गया था अमृतसर में, उसके बाद ये घटना हुई थी। सीधे से बात करते हैं, किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? तो वारेन हेस्टिंग। किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? तो वारेन हेस्टिंग। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम रूप से में सामना किसका पड़ा था? तो हीरोज ने। हीरोज के द्वारा ही वीर गति को प्राप्त हुए थे रानी लक्ष्मीबाई। कहाँ पर? तो ग्वालियर में। 17 जून 1858 में। डेट भी कभी कभी पूछ देता है, तो 17 जून 1858 को। बातों को ध्यान से सुनिएगा, बार बार रिपीट कीजिएगा। रात में आप अगर सोने जब जाते हैं तो इस वीडियो को डाउनलोड करके रख लीजिएगा, और उसको सुनते सुनते सोना है, क्योंकि ये जो कंटेंट है सारे कवर किया गया। जीके का, संपूर्ण जीके का कवर होगा। और ये संपूर्ण जीके 2-4 घंटे 10 घंटे की नहीं है, पूरे 50-60 घंटे लगेंगे। तो इसमें डेली हम 2-2 घंटे, बूंद बूंद गला बढ़ेगा, एक तरह से हम इस तरह से इसमें हम सागर का काम करेंगे। और आपका 80 नंबर का जो कंटेंट होगा जीके जीएस से, यहीं से आपका क्वेश्चन रिपीट होगा। देखिएगा, हम 1 घंटे में लगभग 500 से ज्यादा हम क्वेश्चन कवर करेंगे। सारे सब देखते जाइए, सुनते जाइए। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय कब किया था? 1828 में। 1828 में। चलिए, एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ बताते जाएंगे। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले, जीके गोखले जिसको कहते हैं, जीके गोखले। इनसे ज्ञान प्राप्त करके जब ये 9 अप्रैल 1915 को भारत आए थे, जिसको प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं हम लोग, 9 जनवरी को, 9 जनवरी 1915 को। तो इन्होंने ही इनको संज्ञान दिया था कि आइए पहले अपनी परिस्थिति को समझिए। उसके बाद 1916 में आए। 1 साल तक वो अपने देखा कि क्या स्थिति है इंडिया में, क्या सिचुएशन चल रहा है। तो जाकर अहमदाबाद में आश्रम को संगठित किया, आश्रम बनाया गांधी जी ने। फिर जाकर के बीएचयू में जाकर के फीता काटने का काम किया। एक मदन मोहन मालवीय के द्वारा जो बनाया गया बीएचयू, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो 16 में जाकर के ये फीता काटे हैं। वहीं से राजकुमार शुक्ला मिलता है, और वो बोलते हैं कि 3 कट्ठिया जो प्रथा चल रहा है, यानी 3 कट्ठा आपको 20 कट्ठे में, यानी 3/20 भाग को नील खेती के लिए जो चंपारण में चल रहा था, इसके लिए उन्होंने आमंत्रित किया। ये क्वेश्चन आता है किन्होंने बुलाया? तो राजकुमार शुक्ला ने बुलाया। और कब बुलाया? तो आपको 16 में वही बीएचयू में जाकर के वो मिले थे, और वो भी उसी के सदस्य थे, तो उन्होंने बुलाया। तो ये उसके कहने पर उन्होंने 2017 में ये चंपारण में। तो पहले क्वेश्चन आता है इसमें गांधी जी से रिलेटेड, पहला सत्याग्रह जो इंडिया आने के बाद, भारत आने के बाद कौन सा स्टार्ट होता है? तो चंपारण। उसके बाद फिर खेरा, उसके बाद फिर अहमदाबाद। ये सारी चीजें चलती हैं। जब गांधी युग का हम पढ़ेंगे तो उसमें अच्छे से बात करेंगे।
वंदे मातरम देखिए इस तरह से क्वेश्चन अगर एक हम अभी 6 नंबर का क्वेश्चन पढ़े हैं, लेकिन हम 10 से 12 हम कवर कर चुके हैं। वंदे मातरम किस बुक से लिया गया था? आनंद मठ से। वंदे मातरम आनंद मठ। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया, मुंडकोपनिषद। अग्नि परीक्षा के लेखक हैं आचार्य तुलसीदास। मुंडकोपनिषद सत्यमेव जयते जो है, कुछ एक्स्ट्रा चीज और जान लीजिए। जब हम स्वतंत्र हुए यानी इंडिया से स्वतंत्र हुआ तो सत्य में जयते ही हमारा ये शब्द बना है और ये हमारा राष्ट्रीय शब्द कह सकते हैं। सत्य की सदा जीत हो। चलिए अग्नि परीक्षा मैंने बताया आचार्य तुलसीदास। अग्नि परीक्षा आचार्य तुलसीदास। अग्नि से परीक्षा ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? तो 9 अगस्त 1942 को। अगस्त 1942 पूछ लिया जाता है। पोस्ट ऑफिस अंग्रेजी के लेखक कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर इन्होंने ही जनगण मन और बांग्ला के अनार्स कुछ है तो उसके भी राष्ट्रीय गीत यही इन्होंने लिखा था। 2005 में जब ये 16 अक्टूबर 2005 में ये डिसाइडेड किया गया था बंगाल का डिवाइडेड होगा, विभाजन होगा बंगाल का, तो उन्होंने उस समय गाया था। और उसी समय से रक्षाबंधन का प्रस्ताव जो होता है, रक्षाबंधन का प्रचलन स्टार्ट हुआ और एक दूसरे को राखी बन करके हम स्टार्ट किया गया था। और इनका सबसे फेवरेट पुस्तक है रविन्द्रनाथ टैगोर का गीतांजलि। इन्हीं पर गीतांजलि के बेसिस पर इनको नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। जनरल डायर का नाम किस घटना से जुड़ा हुआ? तो सभी लोग को पता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड से। अभी मैंने डिस्कस किया था। मध्यकालीन राजस्थान के किस शासक को अभिनव अभिनव भारताचार्य के नाम से भी पुकारा जाता है? तो महाराणा कुंभा को। किसको? महाराणा कुंभा को पुकारा जाता है। चलिए सिख के अंतिम गुरु को थे गुरु गोविंद सिंह। इनका जन्म हुआ था आपका पटना साहिब में, पटना जिसको बिहार में कहते हैं, और ये 10वें और आखिरी गुरु थे। इन्होंने कृपाल, ये कंघा, 5 चीजें जो है रंगने का संदेश दिया था, आदेश दिया। चलिए नेक्स्ट को एमसीक्यू पर चलते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल घंटी को दबा लीजिए, ताकि अगर वीडियो में आप खो जाओगे तो मुझे फिर वापस इस तरह के कंटेंट देखने में आप छुप या फिर विक्षिप्त रह जाओगे। ध्यान मत दीजिए क्योंकि हम बार बार 2 बार 3 बार हम रिपीट करेंगे, तो आप मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है 15 नंबर। कौन भारतीय दर्शन की प्रारंभिक विचारधारा है? कौन भारतीय दर्शन की प्रारंभिक विचारधारा है? तो सांख्य है हमारा, सांख्य। ठीक है। बेसिन की संधि कब हुई थी? 1802 ईस्वी में बेसिन की संधि आपकी हुई 1802 में। और आई वुड लाइक टू से थैंक यू टू ऑल द बॉडी, क्योंकि मेरा 5000 का सब्सक्राइबर आप लोग के सहयोग और प्यार से हुआ है, सपोर्ट से। तो जल्दी से इसका मेरा टारगेट रखते हैं 6000 2 से 4 दिन में कंप्लीट कर दीजिए। थैंक यू सो मच। जितने लोगों ने सब्सक्राइब किया, प्यार किया, हम पर विश्वास किया, हम उस पर खड़े उतरने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कब बने, कौन बने थे? तो ये आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो आपको बना है 28 दिसंबर 1885 को। 28 दिसंबर 1885 को एओ ह्यूम की अध्यक्षता यानी कि संरक्षण में इन्हीं का दिमाग सारा कुछ दिया हुआ था। और डब्ल्यू.सी. बनर्जी, इनका थोड़ा सा बता देता हूँ। रीजन क्या था? एओ ह्यूम जो था एक रिटायर्ड आईसीएस अधिकारी था। उसमें आईएएस की जगह आईसीएस हुआ करता था, तो आईसीएस अधिकारी था। तो इसने समझा था कि अगर इन जो पढ़े लिखे जितने भी लोग हैं, अगर इनको कुछ ऐसा संगठन में नहीं फंसाया जाए, अगर नहीं फंसाएंगे तो ये पूरे इंडिया के जो मध्यम वर्ग है और निम्न वर्ग है उसको उकसा करके हमें जल्दी भारत से भगा देगा। तो इन्होंने ही जाकर के एक लेटर लिखा अपने जो भी प्रधानमंत्री है ब्रिटेन में कि ये सारी चीजें हैं, कुछ ऐसे पढ़े लिखे अंग्रेजी शिक्षा लेकर के, जैसे डब्ल्यू.सी. बनर्जी हो गया और जितने भी नेता उस समय थे, दादा भाई नौरोजी, ये सब पढ़े लिखे जो बड़े तबके के उच्च वर्ग के लोग जो पढ़ लिख करके अंग्रेजी पढ़ करके और अच्छे अच्छे वकालत कर करके नेता बनने की चाहत रखने वाले अपने अपने संगठन, तो इनको कुछ ऐसा संगठन दिया जाए, कहीं ऐसे फंसा दिया जाए ताकि हम इनको बांट करके सबको नेता बना दिया जाए। गया उसके बाद इसी के कारण 1884 में उन्होंने भेजा लेटर। 85 में ये सारी चीजें बन करके आई और 85 से ये सारा चीज संगठन में स्टार्ट हुआ। तो ये सारा दिमाग था किसका? एओ ह्यूम। कई बार क्वेश्चन आता है तो एओ ह्यूम आप लगा दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसमें से भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ मिला था? जिसमें 1800 देखिए 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था और इसी से पता चल गया था कि हम आजाद है। इससे पता ही नहीं चल रहा था कि इंडिया आजाद मतलब कि गुलाम है, सॉरी गुलाम है, यहीं से पता चल गया। और ज्यादा कंफर्मेशन जाकर आपको मिला है बक्सर के युद्ध में। 1764 में जो बक्सर का युद्ध हुआ था, जो बिहार में बक्सर है, बक्सर की लड़ाई में ही पता चल गया था कि हम पूर्ण रूप में हम गुलाम हो चुके हैं 1764 में।
इससे पहले लग रहा था कि हम अलग-अलग रजवाड़े के तहत अलग-अलग तरह से व्यापारी की तरह लेकिन यहाँ से पता चल गया था कि हाँ, हम पूर्ण रूपेण अंग्रेज के गुलाम हो चुके हैं। मंदिर के संस्थापक कौन है? अर्जुन देव। अर्जुन देव आपके बता सकते हैं कौमे गुरु है सिख के, और ये उन्होंने ही स्वर्ण मंदिर जो कि अमृतसर में पड़ता है, और अमृतसर में ही जलियांवाला हत्याकांड का स्वरूप देखने को मिलता है 1919 में। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था। इसके बारे में और डिटेल में हम पढ़ेंगे। ब्रिटिश काल में दिल्ली के पहले भारत की राजधानी कहाँ था? दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? तो कोलकाता थी। 1912 में दिल्ली ट्रांसफर हुई थी। चलिए, निम्न में और इनको मान्यता कब मिला था? 1991 में नई दिल्ली को मिला था मान्यता। निम्न में से कौन भारतीय कांग्रेस की अध्यक्ष रही है? ऑप्शन से सुशीला कृपलानी, अरुणा सफली, अनी बेसेंट या विजय लक्ष्मी पंडित। आपका नो डाउट एनी बेसेंट ही अध्यक्ष रही थी, बाकी ये सारे यहाँ के छोटे अलग अलग थे। अब इसके बारे में डिटेल में नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। भारत का पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ था? तो 1712 में। 712 याद रखिएगा, 712 में, ठीक है, पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? तो स्टार्ट हुआ था 39 में, अब खत्म हुआ था 45 में, 1945 याद रखिएगा। प्रथम विश्व युद्ध याद रखिएगा 1914 से स्टार्ट हुआ, 15 में खत्म हुआ था, सॉरी 18 में खत्म हुआ, 1918 में खत्म हुआ था। और जानिएगा 1900 इसी में 9 अगस्त और 6 अगस्त को हिरोशिमा और नागासाकी पर बम छोड़ा गया था। चलिए, एलोरा का विश्व विख्यात शिव मंदिर किस राजवंश के समय में हुआ था? किस राज्य के वंश में बना था? तो राष्ट्रकूट के। एलोरा का विख्यात शिव मंदिर जो किस राजवंश के समय में बना था? तो आपका राष्ट्रकूट में। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक है नागभट्ट प्रथम। गुर्जर प्रतिहार नागभट्ट प्रथम। चलिए, बार बार रिपीट करते हैं ताकि आपके दिमाग के खोपड़ी में छप जाए और सीधे बीपीएससी के जाकर के आप आंसर जवाब आएगा। 5 ऑप्शन रहे या 6 ऑप्शन रहे, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, आपको आंसर दिखना चाहिए, और यही सारे क्वेश्चन रिपीट होंगे। एससीईआरटी मैंने पढ़वाया है, एनसीईआरटी के में नोट्स बनवाया है, सारा कुछ आपको हैंड रिटन नोट्स दिया है, और ये सारी चीजें ईवीएस का सारा नोट दिया है। अभी भी आप 65 प्लस या 75 प्लस अपन जीके जीएस में नहीं कर पाते हैं तो बहुत दयनीय स्थिति है, फिर सिलेक्शन कैसे हो पाएगा बताइए आप ही। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बताइएगा। आपको ये सारे रिकॉर्डेड लाइव में मिलेगा। आप आंसर जब भी आप रिकॉर्डेड फॉर्म में देखेंगे या कहीं भी देखेंगे, आप आंसर लगाने की कोशिश कीजिएगा। बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा देना चाहिए? तो 14 दिनों में। जब भी इनके पास जाएगा तो 14 दिन में इनको जवाब देना होगा, हाँ या ना। जनरली 14 दिन में इनका देना पड़ता है। और ये ध्यान दीजिएगा, जो वीडियो अच्छी लग रही है लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के जो नोटिफिकेशन हो गया और ओरिजिनल आपको कंटेंट कहीं और नहीं मिलेगा, क्योंकि सारी चीज़ें एक कंबाइंड करके हम देने की कोशिश कर रहे हैं। आने वाले टाइम में हम इसको और भी आवर्स बढ़ाएंगे, यानी 2 घंटे 4 घंटे ग्रुप डिस्कशन लाइव आकर के हम चेक कराएंगे, और एक एक क्वेश्चन आपके सामने, क्योंकि लाइव आपके जब आप क्वेश्चन बनाओगे और ये 1 घंटे 2 घंटे में पता चलेगा 200-400 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर देंगे। जब कई लोग जो बड़े-बड़े यूट्यूबर हैं जो आपको एक क्वेश्चन करने में 2 मिनट 3 मिनट ले रहे हैं, वो आपको यूजफुल नहीं रहेगा, यहीं से क्वेश्चन फंसेगा। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 1950 में। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 बनकर तैयार हो गई थी कब? 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गई। वीडियो अच्छी लगी लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा लीजिएगा। मैं बार बार याद दिला रहा हूँ ताकि आप चूक ना जाए एक महत्वपूर्ण चीजों से। चलिए, आपको ये क्वेश्चन दिख रहा होगा, तो अगर नहीं दिख रहा है तो सुन लीजिए। संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकते हैं? तो आपात की घोषणा आपका अनुच्छेद 352 के तहत हो सकता है। अनुच्छेद 352। लोकसभा की निश्चित की गई अधिकतम संख्या कितनी है? तो 552 होती है, जो इसमें 2 मनोनीत होते हैं। टोटल 550 होता है जो कि चुने जाते हैं। लोकसभा के सदस्य की न्यूनतम आयु कितनी है? 25 वर्ष होनी चाहिए, और राज्यसभा की 35 वर्ष, यानी कि पीएम बनने के लिए 25 वर्ष, और राष्ट्रपति बनना चाहते हैं या राज्यपाल तो उसके लिए 35 वर्ष मिनिमम आयु होना चाहिए। और संविधान की धारा 370 केवल किस राज्य के लिए पहले हुआ करती थी, अब हट गई, और जम्मू कश्मीर के लिए। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितनी आयु तक अपने पद पर रह सकते हैं? तो 65 वर्ष तक ही रह सकते हैं। कितने वर्ष? 65 वर्ष। भारत में स्वदेशी आंदोलन के दौरान क्या प्रारंभ खाली जगह प्रारंभ हुए थे? बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन स्टार्ट हुआ था। कब के समय में स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हुआ था? तो आपको बताना चाहूंगा, ये बंगाल विभाजन जो मैंने अभी डेट बताया था 16 अक्टूबर 1905 को जब डिसाइडेड हुआ था कि बंगाल को विभाजित किया जाएगा, उत्तरी बंगाल और पश्चिमी बंगाल
का स्वरूप दिया गया, जिसमें पश्चिमी बंगाल में आपका आता है उड़ीसा, बिहार, झारखंड, जो कि अभी डिवाइडेड हो गया है। तो वो सारे एरिया पश्चिमी भाग में आता है। पूर्वी भाग में लगभग 49 पॉइंट समथिंग मुस्लिम आबादी हुआ करती थी, जिसको पूर्वी बंगाल में डिवाइड कर दिया गया। उनका कहना था, उनका मेन नीति था अंग्रेजों का कि फूट डालो और राज करो, फूट डालो और राज करो। इसी मकसद से 16 अक्टूबर 1905 को विभाजन किया। इसी के कारण जितने भी नेता गण थे वहां पर, और कांग्रेस के जितने भी, तो स्वदेशी आंदोलन, यानी कि हम क्या था, डायरेक्ट रूप से हम अंग्रेज से उसमें लड़ नहीं सकते थे, तो ये उदारवादी जितने भी नेता थे, तो उनको हम आर्थिक रूप से कमजोर करेंगे। आर्थिक रूप से क्या कमजोर करेंगे? उनका जो व्यापार था, अंग्रेज व्यापार ही ज्यादा थे, व्यापार करने के मकसद से आए थे, फिर राज करने लगे। तो उनको हम जितने भी है कपड़ा का व्यापार कर रहे हैं या फिर कुछ भी व्यवहार कर रहे हैं, तो स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट कर दिया गया था, यानी कि हम स्वदेश की चीजों को खरीदेंगे, उसी को हम बाय करेंगे, उसी को हम बनाएंगे और उसी से खरीदेंगे। यहीं से स्वदेशी आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? बंगाल विभाजन के विरोध में स्टार्ट हुआ था। कलकत्ता विश्वविद्यालय किस शैक्षणिक रिपोर्ट के माध्यम से अस्तित्व में आया? तो वुड का डिस्पैच में, वुड के डिस्पैच में आपका कलकत्ता विश्वविद्यालय वुड के डिस्पैच में आया था। कलकत्ता विश्वविद्यालय किस शैक्षणिक रिपोर्ट के माध्यम से अस्तित्व में आया? तो वुड का डिस्पैच में। और भी ऑप्शन है, मैकाले, ये सब चीजें नहीं है। जो आपका आंसर है आपके दिमाग के खोपड़ी में छेद करके घुस जाए, वो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट सबकॉन्शियस माइंड में घुसाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 मार्च 1931 में, 23 मार्च 1931 आते ही आपको ये तीनों महापुरुषों का यह नाम याद छपना चाहिए आपके दिमाग में। किस कार्य के लिए भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी? तो 1929 में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने में। सैंडर्स हत्या में नहीं, बल्कि इनमें से सभी एक। देखिए इसमें ऑप्शंस और भी है। काकोरी षड्यंत्र में भगत सिंह साथ नहीं थे, उसमें उनका भागीदारी नहीं था, और लाहौर सैंडर्स के हत्या में भी नहीं था। तो 1929 में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने के कारण इनको फांसी दी गई थी, और कई चीजें उन पर थोपा गया था। चलिए नेक्स्ट है, भारतवर्ष में लड़के और लड़के के विवाह की न्यूनतम आयु की है, सभी लोग को पता है और सभी लोग यंग है। और लड़कों के लिए 21 वर्ष और लड़की के लिए 18 वर्ष। किसी विधेयक को कानून बनाने के लिए किसकी अनुमति अनिवार्य है? तो राष्ट्रपति का। किसी विधेयक को कानून बनाने के लिए किसकी अनुमति? जैसे अगर लोकपाल बिल आया, ये किनकी अनुमति से आया? प्रधानमंत्री ने अनुमति लिया, राष्ट्रपति का। संसद का अंग कौन सा है? तो लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, ये सारे संसद का है। ये सारी चलिए वीडियो अगर अच्छी लगी लाइक करके सब्सक्राइब करिए। देखिए 40 क्वेश्चन के साथ कितने मैंने आपको कंटेंट दे दिया है, और कितना मिनट हुआ है? सिर्फ 17 मिनट, जिसमें 2 मिनट पहले तो मैंने अपना इंट्रोडक्शन ही दिया। चलिए भारत में राज्यों की संख्या कुल कितनी है? राज्यों की संख्या कितनी है? तो आपका टोटल अभी चेंज हो गया है, तो इसको पढ़ने से कोई फायदा नहीं, 18 से हो गया। लोकसभा समिति अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे पेश करता है? तो संसद को पढ़ते हैं। करंट में हम जानेंगे, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे लास्ट में, इसलिए हम अभी छोड़ रहे हैं। किस अधिनियम द्वारा कंपनी अधिनियम समाप्त करता है? तो 1858 को। 1858 का भारत के कितने प्रतिशत लोग कृषि पर आधारित है? 52%, 54%। जूट सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो बंगाल में। जूट सबसे ज्यादा कहाँ होता है? बंगाल में। अगर पूरे वर्ल्ड में पूछेंगे तो पूरे संसार में, तो चाइना में सबसे ज्यादा जूट, सॉरी अबड़क का सबसे ज्यादा चाइना होता है। जूट का बंगाल। भारत में मानक समय की रेखा किस शहर से गुजरती है? तो नैनी इलाहाबाद में। नैनी के इलाहाबाद में, सिर्फ इलाहाबाद दिया तो इलाहाबाद भी चलेगा। फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर का मुख्यालय कहाँ पर है? तो देहरादून। फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर देहरादून। विषुवत रेखा निम्न में से किस शहर को होकर गुजरती है? तो ब्राजील से होकर के गुजरती है, ब्राजील। अंकोर वाट कहाँ पर स्थित है? तो कंबोडिया। अंकोर वाट कंबोडिया। कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? इक्वाडोर में। कोटोपैक्सी इक्वाडोर में। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो एंजल। सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल। सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल। कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है? तो एंडीज। सबसे बड़ी श्रृंखला पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी कौन सा है? एंडीज। विश्व की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन झील। विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन झील। उत्तर और दक्षिण कोरिया को अलग करने वाली रेखा क्या करते हैं?
तो आपको मोटू याद होना चाहिए 38 डिग्री समांतर, यानी 38 उसका कमर होगा 38 के आसपास। दक्षिण कोरिया वाला एक जो है उसका प्राइम मिनिस्टर या राष्ट्रपति जो भी है, आपको जो हमेशा एकदम रिजर्व रहता है, तो उसका कमर मान के चलिएगा 38 डिग्री समांतर होना चाहिए, और इस तरह से याद रखना है। वायुमंडल के किस भाग में ओजोन की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है? तो स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन की मात्रा सबसे बड़े स्ट्रेटोस्फेयर में, और हम लोग रहते हैं क्षोभमंडल में, स्ट्रेटोस्फेयर। नेक्स्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा लीजिएगा। सौरमंडल की खोज किसने किया था? कोपर्निकस ने। सौरमंडल की खोज किसने किया? कोपर्निकस ने। भारत के राष्ट्र आर्थिक विकास की द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कौन सी नीति अपनाई गई थी? असंतुलित विकास। भारत के आर्थिक विकास के लिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कौन सी नीति अपनाई गई? असंतुलित विकास के लिए। भारतीय अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन का प्रमुख कारण क्या था? प्रमुख कारण क्या है? 57 नंबर क्वेश्चन बताइएगा आंसर। 57 नंबर क्वेश्चन। तो देश की विशाल जनसंख्या, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है इनका? भारतीय अर्थव्यवस्था के पीछेपन का। तो ये ऑप्शन है आपका सीधे, देश की विशाल जनसंख्या। अब तो और ज्यादा बढ़ गई है, 1.4 मिलियन के आसपास, बिलियन। ओके, 140 करोड़ जनसंख्या हो गया। सकल राष्ट्रीय आय और सकल घरेलू उत्पाद जीएनई और जीडीपी में क्या अंतर है? आप देखिए ऑप्शन है और इसका आंसर बताइए। 58 का आपका आ जाएगा 58। यस। विदेशों में प्राप्त निकल आय का अंतर होता है, सी ऑप्शन, यहाँ ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। विदेशों से प्राप्त निकल का आय का अंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने एक विशाल विकासशील देश के लिए रोलिंग योजना की अवधारणा का सर्वप्रथम समर्थन किया था? गुरनार मिडल ने। निम्न में से किस वर्ष भारत में राष्ट्रीय उत्पाद की सर्वोच्च वृद्धि हुई थी? तो आपका 88 से 89, 1988 से 89। निम्न में से कौन राष्ट्रीय आय समिति का परामर्शदाता नहीं था? तो ये आपका गुरनार मिडल नहीं था, बाकी है साइमन गुलजेस है, MJR स्टोन है, डॉक्टर डकर्सन है। राष्ट्रीय आय का समर्थन है बाजार कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद। राष्ट्रीय आय का सामान्य अर्थ है बाजार कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए दोस्तों, साधन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद क्या है? राष्ट्रीय आय के बराबर साधन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद क्या है? तो आपका राष्ट्रीय आय के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए दोस्त, राष्ट्रीय आय गणना की मूल निर्धारित विधि निम्न में से क्या कहलाती है? तो शुद्ध उत्पाद विधि कहलाता है, उत्पादन विधि कहलाता है, क्षेत्रानुसार उद्योग विधि, उपयुक्त सभी, ये सारे डी हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा लीजिएगा और अपने कमेंट्स से भर दीजिए कि ये क्वेश्चन मेरे सही हो रहा है। अभी तक बताइएगा, मैंने 64 क्वेश्चन लगाया है, आपने को कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। एक समान शुष्क सेल से विद्युत उपघटय होता है, क्या होता है दोस्तों बताइए? तो अमोनियम क्लोराइड होता है। एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघटय होता है अमोनियम क्लोराइड से। आकाश नीला लगता है जब लघु तरंगदैर्घ्य दीर्घ तरंगदैर्घ्य की अपेक्षा वायुमंडलीय द्वारा अधिक प्रकीर्णन करता है। जो छोटा वाला तरंगदैर्घ्य होगा, ये याद रखिए ना कि मैं बता रहा हूँ तरीका, आकाश नीला क्यों होता है? जो छोटा वाला तरंगदैर्घ्य होगा बड़े वाले तरंगदैर्घ्य से ज्यादा प्रकीर्णन महसूस करता है, तो वो आकाश नीला करता है। 1 माइक्रोन बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर, यानी इसको मिलीमीटर में करेंगे तो 1/10 यानी 1/1000 मिलीमीटर हो जाएगा। नैनोमीटर, पिकोमीटर, ये सारे को मैं आपको PDF दे दूंगा, टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल घंटी दबा लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों मित्रों के साथ। जितने अति चालक का लक्षण क्या होता है? उच्च परागणता। अति उच्च परागणता निम्न की बात ही नहीं करेगा, दोनों अति अध है। ठीक है, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल करके क्या करेंगे? जो 8 क्लास में मैंने पढ़ाया है CRT में, जाके देख सकते हैं। रेफ्रिजरेटर या पंखे अगर कमरे में खोल करके रखेंगे तो उसका कमरे का तापमान होगा थोड़ा गर्म हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। परमाणु बम किस सिद्धांत पर काम करता है? तो नाभिक के विखंडन पर। परमाणु बम विखंडन, वो विखंडन, ख मैचिंग कर रहा है कुछ? परमाणु बम यानी ये देखिए, थोड़ा सा मैं लिख के देता हूँ आपको, वो यहाँ पर विखंडन ख याद रखिएगा। चलिए याद रख लीजिए किसी तरह से। और 1 पिको बराबर होता है, मैंने अभी बताया था 1 पिको का आएगा तो 10⁻−12 ग्राम, 10⁻−12 ग्राम। सर CV रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? तो 1930 में। किसके लिए? रमन प्रभाव के लिए, रमन इफेक्ट के लिए।
रमन इफेक्ट के लिए। नेक्स्ट, पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। माइनस नहीं लगा दीजिएगा, माइनस ध्यान दीजिएगा, नहीं लगाना है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। चंद्रमा के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में कितना सेकंड लगता है? तो 1.3 सेकंड। 8 मिनट नहीं लगाना है, ये सूर्य की लगता है, ये सूर्य को लगता है 8 पॉइंट समथिंग, ओके, 8 मिनट 20 सेकंड के आसपास। प्रकाश का शून्य अवकाश में वेग अनुपात कितना होता है? यानी सिंपल से पूछे हुआ है, प्रकाश का वेग कितना होता है? ये भाषा को थोड़ा कठिन करने की कोशिश कर रहा है। तो 3 गुने 10 पावर 8 मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, 3 गुने 8 गुने 10 पावर मीटर पर सेकंड। फ्यूज का सिद्धांत क्या होता है? विद्युत का उसमें प्रभाव होता है। फ्यूज का सिद्धांत क्या है? तो विद्युत का उसमें प्रभाव है, विद्युत का उसमें प्रभाव। चलिए, अगर 76 क्वेश्चन आपने देख लिया है, सारे क्वेश्चन आप बताइएगा कितना क्वेश्चन सही होगा। अब चलेंगे मेन खेला खेलने के लिए। वन लाइनर कई लोगों मैंने कम्युनिटी पोस्ट में पूछा था कि सर आपको जितने भी गुरुजन बनने वाले हैं, आपको किस तरह से आपको कंटेंट चाहिए? तो लगभग 30% के आसपास लोगों ने कहा सर वन लाइनर भी चलेगा, ऑडियो वीडियो भी चलेगा, लेकिन वन लाइनर भी कई लोग का डिमांड था, और एमसीक्यू भी मैंने अभी करवाया। इसी तरह से मैं हर एक सब्जेक्ट का, ये सिर्फ हिस्ट्री नहीं है, ज्योग्राफी भी आएगा, पॉलिटी भी आएगा, और फिजिक्स भी आएगा, केमिस्ट्री भी आएगा, बायोलॉजी भी आएगा, ईवीएस का भी आएगा, और आपका करंट अफेयर्स और बिहार जीके भी इसी वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। बस आप लास्ट तक बने रहिएगा, देखिए आपको 1 घंटे में कितना सारा चीज़ें आपको देखने को मिलता है। 1 घंटे में अगर यहाँ आप क्लासेज करते हो और बाहर कहीं किसी और चैनल में, किसी की बुराई नहीं कर रहा, वो भी अपना मेहनत कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, लेकिन कंटेंट में आपको डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। ये लाइव जो डिस्कशन चल रहा है, इसका आंसर लगाइए, एक एक चीज़ एक नोट्स कीजिए। और ये अगर पीडीएफ चाहिए, टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए। सिर्फ सुनिए इसको 2 से 3 बार, अगर आप इसको सुन के चले जाएगा, 20 से 30 लेक्चर ही आएगा, ज़्यादा कंटेंट नहीं आएगा। अगर 20-30 वीडियो को भी, यानी लगभग 40-50 घंटे के जो वीडियो का है, उसको अगर 3 बार 4 बार, भैया मैं गारंटी दे रहा हूँ, अगर 3 बार भी रिपीट करके सुन करके भी चले गए ना, तो आपका सबसे ज़्यादा कंटेंट यहीं से मिलेगा। चलिए, भारत में अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1772 ईस्वी में। भारत में अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई? 1772 में। ये अभी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर सीधे चलते हैं। पुरी जो कि स्थित है जगन्नाथ के मंदिर को, यानी पुरी जो आपका उड़ीसा में स्थित है, जगन्नाथ मंदिर के लिए फेमस है, किसके द्वारा बनाया गया था? तो गंग वंश के शासकों के द्वारा बनाया गया था। कब बनाया गया था? आपका 12वीं शताब्दी में बनाया गया था। चलिए, आप बताइएगा क्वेश्चन, फिर से बताइए, मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। पुरी जो है उड़ीसा में स्थित है, जगन्नाथ मंदिर को गंग वंश के शासकों ने बनाया था। क्वेश्चन आता है किस शासकों ने बनाया था? गंग वंश ने, गंग वंश। याद रखने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, गंगा के द्वारा स्थल जो स्थिति होती है पूरी, यानी कि किसी ने गंगा जल हम चढ़ाते हैं कोई भी मंदिर में, तो उसी वंश के संस्थापक यानी गंग वंश के संस्थापक ने बनाया था, जगन्नाथ मंदिर पर जल चढ़ाया। और कब बनाया? तो 12वीं शताब्दी के आसपास में। किसी तरह से आपको रिलेशन बना करके याद रखना कि क्वेश्चन ये छपेगा। बंगाल देश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में किस गंगा नदी को किस नाम से जानते हैं? तो पद्मा के नाम से जानते हैं। हैदराबाद और सिकंदराबाद को किस नाम से, कौन से जुड़वा शहर के नाम से? जुड़वा शहर कौन सा है? हैदराबाद और सिकंदराबाद। हैदराबाद और सिकंदराबाद। भारत महाभारत का मौलिक नाम था, क्या नाम था? जय संहिता के नाम से जाना जाता है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे अंतिम वेद क्वेश्चन आता है, अंतिम वेद अथर्ववेद। अंतिम अंतिम अर्थव, ठीक है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। सबको पता होगा, हजामती दर्पण के लिए, यानी जब हम सेविंग करते हैं के रूप में, आजकल तो गर्ल्स भी सेविंग करना शुरू कर दिए। चलिए, हजामती दर्पण के लिए के रूप में दर्पण, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, यानी अवतल दर्पण का हजामत के लिए यूज करते हैं। तानसेन का असली नाम क्या है? रामतनु पांडे है, रामतनु पांडे था। तानसेन का असली नाम क्या था? रामतनु पांडे। खजुराहो का मंदिर 1000 पुराना है। हाथी गुफा कहाँ पर है? तो आपको उड़ीसा राज्य में देखने को मिलता है। गोकक झरना बेलगावी कर्नाटक में स्थित है। गोकक झरना जो है बेलगावी आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट देखें, होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? होम्योपैथिक के इसके संस्थापक जो हैं हैनीमैन करके आता है, हैनीमैन हो याद रखिएगा। तो इसका आपका दिवस है 20 अप्रैल को मनाया जाता है। होम्योपैथिक दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 अप्रैल को। गुड अर्थ पुस्तक के लेखक है पर्ल एस बक। गुड अर्थ यानी अच्छा पृथ्वी है। पुस्तक के लेखक कौन है? तो पर्ल एस बक।
पर्ल असबर्ग के द्वारा। भारत की प्रथम युद्धक मिसाइल कौन था? तो पृथ्वी है। हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं तो पहला काम तो जब भी हम उठते हैं बेड पर से उतरते हैं तो अपना पैर कहाँ रखते हैं? पृथ्वी पर। तो पहला युद्धक मिसाइल कौन था? पृथ्वी है। किसी तरह से कोरिलेशन कीजिए। सामाजिक सुधार करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? सामाजिक सुधार करने वाला पहला मुसलमान अकबर था। हम आयात निर्यात बैंक यानी एग्जिम बैंक की स्थापना 1882 में हुई थी। आयात निर्यात बैंक की स्थापना 1882 में हुई थी। अंग्रेजी ने अपनी पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में और 1611 में स्थापित किया। अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में 1611 में स्थापित किया। कर्नाटक युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच हुआ था। कर्नाटक युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था। अकबर का राजस्व मंत्री टोडरमल था। हाँ, बहुत बार क्वेश्चन आती है अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? बताइए दोस्तों। तो टोडरमल। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास क्या है? 12,714 किलोमीटर है। ध्रुवीय व्यास कितना है? 12,714। लोहे का निकर्षण हेमेटाइटस से होता है। लोहे का निकर्षण किसके द्वारा होता है? तो हेमेटाइटस किससे होता है? बताइए दोस्तों, देश का सबसे बड़ा बंदरगाह नेवाय सेवा कहाँ पर है? तो मुंबई में है। नहवा सेवा के नाम से चेंज कर देते हैं। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 19 जुलाई 1969। 19 जुलाई 1969। 19 दोनों में कॉमन है और 7वां महीना है 69 हो जाएगा। ठीक है, 19 जुलाई 69। ठीक है, ये याद रखिएगा। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन 1946 को सिफारिश पर हुआ था। संविधान सभा का गठन जो हुआ था कैबिनेट मिशन 1946 को की सिफारिश पर हुआ था। अब बताइएगा अस्थाई संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष और अस्थाई अध्यक्ष कौन बने थे? कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा ध्यान करके। भारत का प्रथम नागरिक कौन था? कौन कहलाता है? तो आपका राष्ट्रपति पहले नागरिक होते हैं। जब ये प्रथम नागरिक इस तरह से कहा जाता है, जब भी जनगणना होता है या कुछ भी होता है तो पहला काउंटिंग राष्ट्रपति से शुरू होता है। इसलिए पहले नागरिक को अगर पूरे देश में पहले नागरिक कौन माने जाते हैं? तो राष्ट्रपति से। ध्वनि की इकाई क्या होता है? डेसिबल होता है। गांधी जी का जन्म कब हुआ था? कहाँ हुआ था? पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ। पोरबंदर आपको पता है और आपको गुजरात में पड़ता है और ये इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था गांधी जी का जन्म। और इसके ठीक 100 साल के बाद एक ट्रेन का चालन हुआ था जिसको राजधानी ट्रेन कहते हैं। 100 साल बाद ट्रेन का चालन हुआ था, यानी 2 अक्टूबर 1969 को राजधानी पूरे देश में चली है। और एक चीज और बता देता हूँ, इन्हीं के साथी या इन्हीं का चेला कह सकते हो, चाचा नेहरू, जिनको इन्होंने फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनाया था और सबसे लंबे समय तक प्राइम मिनिस्टर रहे हैं अभी तक 3 बार। तो वो आपके हैं चाचा नेहरू का जन्म कब हुआ था? ये भी क्वेश्चन आता है। तो उनका चाचा नेहरू को जो आपको पता है, जो कि एक कह सकते हैं 14 नवंबर को मनाया जाता है। 14 नवंबर 1889 में इनका जन्म हुआ है और इसके ठीक 100 साल बाद 1989 में 14 नवंबर 1989 में आपका शताब्दी एक्सप्रेस स्टार्ट किया गया था। चलिए एक तथ्य एक्स्ट्रा के साथ मैं बता देता हूँ। गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त है। बांग्लादेश की मुद्रा टका है, इसका राजधानी ढाका है। सिनेवाड़ पाड़ा का एस क्या है? सिनेवाड़ है। चलिए दोस्तों बताइए, करो मरो का नारा किन्होंने दिया था? तो गांधी जी ने दिया था। कब दिया था? अगस्त जब 1942 में जब हुआ था तब आपका असहयोग आंदोलन जिसमें भी बताया था, करो मरो का नारा इन्होंने दिया था। 9 अगस्त को इन्होंने नारा दिया और अगले 2 दिन के बाद इनको पकड़ के आगा खां के पैलेस में पकड़ के नजरबंद कर दिया गया। अच्छे से इज्जत इनको दिया था। दिल्ली 1912 में भारत की राजधानी बनी थी। दिल्ली जो 1912 में भारत की राजधानी बनी थी। होम्योपैथी के जनक है सैमुअल हैनीमैन है। हैनीमन याद रखिए, इससे काम चलेगा। सैमुअल हैनीमन है। हेलीवीड का भव्य मंदिर होयासाल द्वारा स्थापित किया जाता है। हेलीवीड का भव्य मंदिर होयासाल द्वारा किया जाता है, स्थापित किया जाता है। चाय अत्यधिक ठंडे क्षेत्रों में उगाई जाती है, जैसे कि असम जैसे जगहों में। कांच में से गुजरने वाले पर प्रकाश के बैंगनी रंग की गति धीमी होती है। सबसे ज्यादा किसकी होगी? तो लाल होगा। बिबग्योर के नाम से याद रखिएगा, बिबग्योर। कांच में सबसे कम होगी धीमी, तो बैंगनी, सबसे ज्यादा लाल। कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है, तो वो नाम क्या क्या है ये सुनिएगा। आप ज्यादा सुनने पर ध्यान दीजिएगा। इस बुक्स में जो लिखी होती है उस पर आप पढ़ते, आप तो जिंदगी भर पढ़ रहे हो,
10 साल से 5 साल से रिजल्ट क्यों नहीं हो रहा है, डिपेंड ये करता है, डिस्कशन नहीं होती है। समझने वाला भी एक दोस्त की तरह आपको समझाने वाला कोई नहीं होता है, इस तरह से सुनने के लिए कोई आपको तत्पर नहीं होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी है, आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लग रही है तो आप लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा दीजिएगा। आप अपने दोस्तों, यारों, दो फ्रेंडों को अपने मोबाइल का स्टेटस व्हाट्सएप का स्टेटस में लगा दीजिए, फेसबुक के इंस्टाग्राम में यूज़ करते हैं तो वहाँ पर शेयर कर दीजिए, किसी का भला हो जाएगा। चलिए, किसी का भला हो जाएगा। चलिए, कर्क रेखा देश के 8 राज्यों से गुजरती है, जिसके नाम है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़ और मिजोरम में। अब ये इसको डायग्राम से देखिएगा, जब हम ये आपका इंडिया का डायग्राम बनता है इस तरह से, इंडिया का जो डायग्राम बनता है, आप थोड़ा सा मैं इसमें बना के कोशिश करता हूँ। ये देखिए, इस तरह नीचे वाला पार्ट अभी नहीं बन रहा है, तो ये आपका यहाँ से स्टार्ट होता है गुजरात, फिर यहाँ पर राजस्थान के आसपास में आता है इस एरिया में, और यहाँ पर मध्य प्रदेश बीच में आना, उसके ठीक नीचे आता है यहाँ पर झारखंड या छत्तीसगढ़, और यहाँ पर आता है पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल से सटे यहाँ त्रिपुरा, फिर आपको मिजोरम। ये सारे 8 राज्य हैं, यहीं से होकर के ये गुजरता है। तो ये देखिए, कर्क रेखा कौन से कौन 8 राज्यों से होकर गुजरता है, तो आपको गुजरात राजस्थान सबसे ज्यादा थल स्थल जो आपका है, समुद्र से मार्ग से सटा हुआ राज्य है वो गुजरात है, और सबसे ज्यादा मरुस्थल स्थल यानी कि सबसे ज्यादा जिसमें बालुआही मिलता है, सबसे ज्यादा एरिया के वाइज में सबसे ज्यादा है वो राजस्थान है, और सबसे ज्यादा गर्म प्रदेश यहीं पर है तो वो राजस्थान है। मध्य प्रदेश में सोयाबीन सबसे ज्यादा फेमस है, फिर झारखंड में आपको सारे झाड़ मतलब दिखते हैं, खाद्यान्न जितने भी है, अवड़क जितने भी है, ये सारे स्टील, ये सारे यहीं पर होता है। पश्चिम बंगाल में मछली खाने वाले सारे लोग हैं, त्रिपुरा, और उसके बगल में छत्तीसगढ़, मिजोरम। ये सारी चीजें याद रखें, फिर से बता देता हूँ, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, 3 देशों से मिला हुआ है त्रिपुरा। फिर छत्तीसगढ़ आपका, छत्तीसगढ़ कटा है मध्य प्रदेश से ही कटा हुआ भाग है, वो डिवाइडेड है, और फिर मिजोरम। अब याद हो गया होगा, शायद आपके दिमाग में छप गया होगा। चलिए दोबारा, क्योंकि रिपीट कर देता हूँ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है, गुजरात, राजस्थान। गुजरात जो सबसे ज्यादा पानी वाला समुद्री मार्ग से सटा हुआ है, उसके बाद सबसे ज्यादा मरुस्थल जगह जहाँ पर बालू ही बालू है वो राजस्थान, फिर सोयाबीन सबसे ज्यादा फेमस है मध्य प्रदेश, झारखंड जहाँ से सबसे ज्यादा आपको खनिज पदार्थ मिलता है, जितने भी अवड़क है, स्टील मिलता है, टाटा स्टील यहीं पर है, जमशेदपुर में है। ये सारी चीज देखिएगा, मछली खा लीजिए, उसके बाद वहां से बंगाल में जाकर के, और 3 देशों यानी 3 कोनों से जो जुड़ा हुआ त्रिपुरा से मिलिए, और छत्तीसगढ़ तो मध्य प्रदेश का ही भाग है। फिर मिजोरम में मन लगा करके सो जाइए आपको, ठीक है। आयकर केंद्रीय सरकार द्वारा लगाया जाता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। आई होप की वीडियो अच्छी लगी, लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल घंटी को दबा दीजिए, और अपने दोस्तों यारों को शेयर कर दीजिए। अब इतिहास के बारे में थोड़ा सुन लीजिए, और ये अगर दिख रहा है तो ठीक है, नहीं तो सुन लीजिए अच्छे से। मानव विकास का प्रथम काल क्या होता है? पाषाण काल कहलाता है। मानव विकास का प्रथम काल जो है तो पाषाण काल कहलाता है। आदि मानव ने सर्वप्रथम आग जलाना सीखा है कहाँ पर? सीखा कहाँ पर तो है आपका यहीं पर है। आदि मानव ने सर्वप्रथम आग जलाना सीखा। अब एक चीज क्वेश्चन आप ध्यान दीजिएगा, जब भी आएगा कि आग जलाना या आग का उपयोग कब होगा, तो नव पाषाण में। अगर आग का आविष्कार कब हुआ है तो बोलिएगा पुरान पाषाण में। पुरान पाषाण में ये क्वेश्चन आएगा भी, अभी में पढ़ेंगे, बस ध्यान दीजिएगा। कोरिलेशन बनाने के लिए मैं एक साथ बता देता हूँ, आग का आविष्कार पुरान पाषाण काल। अगर पूछेगा आग का यूज कब से हुआ यानी उपयोग, तो आपको बोल दीजिएगा नव पाषाण काल से। चलिए, कई लोग को ये पल्ले नहीं पड़ता है कि पाषाण काल, पुरान पाषाण काल, थोड़ा सा जाना पड़ता है, बैक में जाना पड़ता है। इतिहास आपको पढ़ना है, एग्जामिनेशन निकालना है तो पढ़ना पड़ेगा, नो डाउट। मानव जिन स्तनधारियों का जाति था उसे प्राइमेट कहते थे, उसको प्राइमेट कहते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका कवर किया जा रहा है, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी रही लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा लीजिए। अग्नि का आविष्कार पुरान पाषाण में मिलता है। पुरान पाषाण में आविष्कार देखिए मिला पुरान पाषाण काल में। अभी ये पॉइंट से इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा, आविष्कार कहाँ पर? पुरान पाषाण काल। अभी आएगा फिर एक पॉइंट। मानव द्वारा उगाया गया प्रथम अनाज कौन सा था? तो गेहूं था। सबसे प्रथम अनाज कौन सा था? तो गेहूं। सबसे पहला पालतू जानवर कौन सा था? तो कुत्ता। पुरान पाषाण काल का आरंभ कब हुआ था? 2500 ईसा पूर्व माना जाता है। महान पाषाण काल के प्रमुख देवता कौन थे? तो गरुगन मुरुगन थे। ये क्वेश्चन एक बार देख लीजिए। महान पाषाण काल के प्रमुख देवता कौन थे? तो मुरुगन थे।
नेक्स्ट पॉइंट हम जानते हैं मुरुगन थे। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है, ये मैंने बता ही दिया। ज्ञानी मानव यानी होमो सेपियंस का प्रवेश 30 या 40,000 वर्ष पहले हुआ है। पूर्व पाषाण काल में जीविका का मुख्य आधार शिकार था। पूर्व पाषाण काल में जीविका का मुख्य आधार शिकार था। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। पहिए का आविष्कार का नवपाषाण काल में हुआ था। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा का प्रयोग किया था। नवपाषाण काल का प्रथम औजार कुल्हाड़ी था। कृषि का आविष्कार कब हुआ था? देखिए, कृषि का आविष्कार आपका नवपाषाण काल में। पुरान पाषाण काल के लोग आखेट यानी कि शिकार करना और खाद्य संग्राहक थे, खाद्य को संभाल कर रखने वाले थे। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल की थी। आद्य ऐतिहासिक काल की थी सिंधु घाटी सभ्यता, आद्य ऐतिहासिक काल की थी। सिंधु घाटी की सभ्यता शहरी सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। हड़प्पा की सभ्यता कांस्य युग से संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग से संबंधित था। सिंधु घाटी सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल थी। ये दोबारा रिपीट कर देता हूँ। हड़प्पा की सर्वप्रथम जानकारी चार्ल्स मैसन ने 1826 में दी थी। हड़प्पा की सर्वप्रथम जानकारी अगर पूछेगा किसने दिया था, तो चार्ल्स मैसन ने दिया था। दोस्तों, दूसरा बताइएगा, हड़प्पा की खुदाई रावी नदी पर किसने किया था? तो दयाराम साहनी के नेतृत्व में 1921 में किया गया था। इसके ठीक एक साल बाद आपका WC बनर्जी जो थे, उन्होंने मोहनजोदड़ो का खोज किया था। चलो उसके बारे में भी जानकारी लेंगे। हड़प्पा की खुदाई रावी नदी पर दयाराम साहनी के ने 1921 में किया था। सिंधु सभ्यता के क्षेत्र का आकार त्रिभुजाकार था। कैसा त्रिभुजाकार? देखिए, बनाया भी गया है, कोशिश किया है त्रिभुजाकार के बनाने के इस तरह से। ठीक है। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल कितना था? तो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर था। हड़प्पा सभ्यता, जिसको सिंधु सभ्यता भी कहते हैं, का क्षेत्रफल 12,99,600, यानी 400 और देते और ऐड कर देते तो टोटल 13 लाख हो ही जाता। तो ये 13 लाख हो ही जाता नहीं। हाँ, समझने के लिए समझ लीजिए, बस 13 लाख से 400 कम। हड़प्पा के लोग लोहा धातु से अनभिज्ञ थे। ठीक है। हड़प्पा से प्राप्त मुर्दों पर गरुड़ का अंकन मिला है। हड़प्पा से प्राप्त मुर्दों पर गरुड़ का अंकन मिला है। डॉक्टर R.D. बनर्जी द्वारा मोहनजोदड़ो मृतकों, जिसको मृतकों का टीला भी कहते हैं। ये क्वेश्चन आता है, मृतकों का टीला किसको? मोह से मृतक, मोह से मोहनजोदड़ो, मोह से मृतक, मोह से मोहनजोदड़ो, खत्म कर कहानी। और किसने किया था? R.D. बनर्जी ने। कब किया था? 1922 में। खत्म करो कहानी। और जीके का सारा खत्म हो गया, सारा बस इसी तरह से एक एक करके नस्ते नाबूद कर देंगे। हिस्ट्री भी, ज्योग्राफी भी, पॉलिटिकल साइंस भी, और फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी, बायोलॉजी भी, ईवीएस भी, और करंट अफेयर्स में। मैथ्स रीजनिंग तो लाइव आकर के हम आपको सारे नस्ते नाबूद कर दिए हैं। कई ऐसे कमेंट मेरे पास आए हैं, मैथ्स रीजनिंग सर लगता है कि अभी जी है, अब सारे मैं 35+ लेके आ जाऊंगा। ये इस तरह के कॉन्फिडेंस और इस तरह के वक्तव्य देख करके मुझे काफ़ी खुशी मिलता है और वो जोश मिलता है, और भी आपको वीडियो बनाने का मेरी इच्छा बढ़ती है। तो इसी तरह के कमेंट आप करते रहिएगा, इसी तरह का प्यारा बनाते रहेगा। थैंक यू सो मच। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलिए। ये सारे देखिए, मोहनजोदड़ो जो पाकिस्तान में है से प्राप्त सबसे बड़ी अनागार मिलता है, जिसकी लंबाई है 11.88 मीटर, चौड़ाई है 7.01 मीटर, और गहरा है वो कितना? तो 2.43 मीटर गहरा है। ये मोहनजोदड़ो में मिला था। मोहनजोदड़ो कहाँ पाकिस्तान में पड़ता है? वो इमारत अन्नागार मिला था। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्मारक बृहत स्नानागार जिसको बोलता है, दोनों चीज यहीं पर मिला है। एक अन्नागार मिला है और स्नानागार, जिसकी कितना मीटर लंबा है? तो 45.71 मीटर लंबा है और 15.23 मीटर चौड़ा है। इसको 2-3 बार रिपीट कर लीजिए। मोहनजोदड़ो से जो प्रमुख स्नानागार मिला है वो 45 और 15, 45 का डिवाइड बाय 3 करेंगे तो आ जाएगा 15। ये याद रखिएगा, 45 और 15, 45 का इसको डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो ये आ जाएगा 15। इसी के आसपास में रहेगा, बस इसका आधा था, यानी लंबाई जितना है उसका ठीक 1/3 भाग उसका चौड़ाई है। तो इस तरह से आपको रेक्टेंगल टाइप का मिला होगा। सिंधु सभ्यता की प्रथम राजधानी मोहनजोदड़ो से नर्तक की कांस्य की मूर्ति मिली है। तो कहाँ से मिली है? तो मोहनजोदड़ो से मिली कांस्य की मूर्ति। ठीक है। सर्वप्रथम स्वास्तिक चिन्ह के अवशेष कहाँ पर प्राप्त हुए थे? हड़प्पा में मिला स्वास्तिक जो चिन्ह होता है। स्वास्तिक का चिन्ह आपको, जो आप सत्यनारायण स्वामी की पूजा करते होंगे तो आपको पता चलता होगा कि इस तरह के जो चिन्ह होता है, इस तरह का डायरेक्शन जो होता है, यही होता है ना। हाँ, यही हमारा स्वास्तिक का चिन्ह कहा जाता है। इस तरह से कुछ है। ठीक है। तो
तो आप देख लीजिएगा। हाँ यही है, मैंने एक्स्ट्रा थोड़ा बना दिया, हटा देता हूँ। चलिए सर, कहाँ पर मिला है स्वास्तिक का ये चिन्ह? आपसे हड़प्पा में मिला है। मेसोपोटामिया आधुनिक इराक का अर्थ दो नदियों के बीच की भूमि है। दो नदियों के बीच की भूमि है। मेसोपोटामिया मतलब मेस कर गया, दो नदी के बीच में मेस कर गया, घुस गया। तो मेसोपोटामिया कहाँ है? आधुनिक इराक, इराक का अर्थ है दो नदियों के बीच की भूमि, यानी मेसोपोटामिया मतलब दो नदियों के बीच की भूमि। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर हम चलते हैं। आई होप कि आपको मेरी भाषाएं समझ आ रही होगी। कई लोग होते हैं, कई स्टूडेंट का मेरे पास कमेंट आया, सर आपकी भाषा समझ आती है और डायरेक्ट छपती है मेरे दिमाग में। तो अच्छी बात है, हम ये चाहते हैं आपके दिमाग में छपे, आपके खोपड़ी में जाके छपे, ताकि आप आंसर करें और आपका रिजल्ट और हम सभी का रिजल्ट हो। और जितने भी लोग हैं टू लाइफ ग्रोइंग इंडिया से मोर देन 100-200 से ज़्यादा हम रिजल्ट देंगे। और हर एक स्कूल्स में जाकर के अपनी शिक्षा प्रदान कर करके बिहार को आने वाले टाइम में विश्व गुरु बनाएंगे। यही मेरी मानसिकता है, यही मेरे जीवन का लक्ष्य है कि फिर से जो हमारा जो विश्व में कीर्ति हुआ करती थी बिहार की, नालंदा यूनिवर्सिटी या फिर महावीर या फिर गौतम बुद्ध या फिर चाणक्य की धरती, माँ सीता की धरती को फिर से हम कीर्तिमान बनाएंगे। ये जितने भी हरामखोर, जितने भी नेता लोग हमारे जो कृतियां जो धूमिल कर चुके हैं पिछले कई सालों से, और जो हमारी कृतियां बिहार की जो इतिहास हुआ करती थी, अब एक ये भी कहावत निकल के आती है, बदनाम वही होता है जिसका नाम होता है और किसी का क्या बदनामी करेगा। यानी कि पहले जिससे नाम हुआ करता था बिहार का, आज उतनी ही बदनामी होती है जब कई दूसरे देश में या दूसरे राज्य में जाकर काम करते हैं तो एक गंदगी के नाम से, बिहारी के नाम से जाना जाता है। लेकिन आज वैकेंसी जब 1,70,000 निकाली गई तो सब ने ला करके फॉर्म भरा है। 38.5 लाख लोगों ने आकर के अप्लाई किया है। 38.5% लोगों ने आकर के अप्लाई किया। इससे ये पता चलता है कि कितनी और भी दूसरे राज्यों में बेरोजगारी है, दूसरे राज्यों में बेरोजगारी है। खुद अपने अपने चेहरे को देख लेते तो, खुद अपने टेटन को देख लेते तो शायद ये सारी चीज़ें नहीं होती। लेकिन ये एक विडम्बना है, हर एक जगह बिहारी को प्रताड़ित की जा रही है। हम लोग बिहार की नींव को मजबूत करेंगे। बिहार की शिक्षा है, ये सबसे बड़ी नींव है। किसी गरीब के, निचले एक तबके के या फिर जो सताए हुए ऐसे वर्ग हैं जिसको हम उठाने का सिर्फ एक और एकमात्र साधन है, वो है शिक्षा। और शिक्षा से ही, जब शिक्षा का दूध कोई पीता है तो वो शेर की तरह दहाड़ता है, वो शेरनी की तरह दहाड़ेगा। चाहे वो माता हो, बहन है या जो बेटी हो, जिसको भी हम शिक्षा देंगे वो एक तरह एक शक्ति के रूप में काम करेगी। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। चलिए इसके साथ नेक्स्ट मोटिवेशन है आपको करने का। 20 दिन काफी होता है, 20 दिन में हम नस्ते नाबूद कर देंगे, जीके जीएस का सारा खेला खत्म कर देंगे। दोस्तों बने रहिएगा लास्ट तक का, बस अपने कमेंट्स के साथ, अपने प्यार के साथ भर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे। पशुपति यानी शिव भगवान के ही ये रूप होते थे। पशुपति जय शिव शंकर। शिव, अभी शिवरात्रि चल रहा है तो यानी इन्हीं का नाम पर ले लीजिए। शिव कहाँ पर? सिंधु घाटी सभ्यता, शिव के यानी पशुपति का पूजा करते थे। सिंधु सभ्यता के स्थल कालीबंगा राजस्थान में। कालीबंगा कहाँ है? कालीबंगा जिसका होता है काली चूड़ियों का, उसका अर्थ होता है कालीबंगा मतलब काली चूड़ियां। कहाँ पर स्थित है? सिंधु सभ्यता के स्थल कहाँ है? कालीबंगा राजस्थान में है। यहाँ पर क्या क्या साक्ष्य मिला है वो जानेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी? भाव चित्रात्मक थी, भाव चित्रात्मक। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह आपका लोथल गुजरात में। कहाँ पर, किस नदी पर? गुजरात में किस नदी पर बंदरगाह जो लोथल है? भोगवाद नदी के, भोगवा नदी के तट पर स्थित है। आई होप कि आपको सबको समझ आ रही होगी। वीडियो अच्छी लगी लाइक करके, सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा लीजिए और अपने अपने स्टेटस और जहाँ जहाँ ग्रुप मिलता है सब जगह शेयर कर दीजिए कि एक अंधाधुंध तैयारी चल रही है, एक अंधाधुंध चल रही है। इसको सिर्फ सुनना है। अगर ये अच्छा नहीं लग रहा है तो कोई बात नहीं, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, हमको सिर्फ सुनने से मतलब है, क्योंकि दिमाग में छपेगा। जापान की करेंसी क्या है? एन है, एन कहलाती है, एन कहलाती है। चीन का अबरक का सबसे बड़ा उत्पादक है। चीन जो है हमारा है अबरक का सबसे ज्यादा उत्पादक है। भारत को राज्यों का संघ अनुच्छेद 1 में कहा जा गया है। भारत को राज्यों का संघ अनुच्छेद 1 में कहा गया है। फलों का उत्पादन हॉर्टिकल्चर कहलाता है। फलों का उत्पादन हॉर्टिकल्चर कहलाता है। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया है। कम्युनिटी पोस्ट में मैंने 2 दिन पहले ही डाला है, कई लोगों ने आंसर दिया, 90% लोगों ने आंसर सही दिया है, ये अच्छी बात है। बिहू जो है असम राज्य का प्रमुख त्योहार है। बिहू जो है असम राज्य का त्योहार है, बिहू। ओके, बिहू। भाखड़ा नांगल बांध सतलज जो है पंजाब में है। पंजाब और राजस्थान को डिवाइड करता है इसी नदी के तहत। भाखड़ा नांगल बांध कहाँ है? सतलज नदी पर, पंजाब में है भाखड़ा नांगल बांध।
सतलज नदी पंजाब। अर्जुन पुरस्कार को व्यवस्था स्टार्ट किया गया तो 1961 में। 1961 में ध्यानचंद स्टेडियम लखनऊ में स्थित है। ध्यानचंद स्टेडियम। और खेल आपका खेल दिवस इन्हीं के नाम पर इन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर चलता है, जो कि 29 अगस्त को। 29 अगस्त को, ठीक है, 29 अगस्त। ध्यानचंद किस खेल से संबंधित है, तो हॉकी से। भारत का सबसे सबसे सड़क लंबा सुरंग कौन सा है, तो जवाहर सुरंग है। टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल में है। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल में है। बटरफ्लाई शब्द का उपयोग तैराकी से है। बटरफ्लाई का तैराकी से। बटरफ्लाई, बटरफ्लाई तैराकी। एक अश्व शक्ति 746 वाट के बराबर होता है। एक अश्व शक्ति 746 वाट का होता है। आगरा में मोती मस्जिद को शाहजहां ने बनवाया था। आगरा में मोती मस्जिद को शाहजहां ने बनवाया था। दिल्ली वाले को बताइएगा किसने बनाया था। दिल्ली में मस्जिद है तो उसका किसी ने बनवाया था। शेरशाह का मकबरा सासाराम बिहार में है। सासाराम बिहार में। रांगा जिसको टाका कहते हैं, टीन और शीशा का मिश्र धातु है। टीन और शीशा से मिलकर के बना होता है। इंग्लिश चैनल को पार करने वाला प्रथम भारतीय कौन था, मिहिर सेन। मिहिर सेन। इंग्लिश चैनल मिहिर सेन। माहिर था तभी तो वो चैनल को पार कर गया। इंग्लिश चैनल को पार करने वाला कौन है, माहिर यानी मिहिर सेन। राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता में स्थित है। राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता में। गौतम बुद्ध को क्या किस नाम से जानते हैं, तो एशिया की रोशनी के नाम से जानते हैं। एशिया का बताइए दोस्तों। बांकीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो कर्नाटक में। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है दोस्तों, तो कर्नाटक में। डॉक्टर सुशीला नायर एकमात्र महिला है जो कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की अध्यक्ष बनी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन मतलब कि WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका फुल फॉर्म भी कई बार पूछ लिया जाता है, तो याद रखिएगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ही डिसाइडेड किया था कोविड का क्या सिचुएशन है। वही पूरे देश को, पूरे वर्ल्ड को दिशा निर्देश का काम करते थे। कोविड लगना है यानी लॉकडाउन लगना है कि नहीं लगना है, यही डिसाइड करते थे। चलिए, ऐसे तो सरकार अपनी अपनी मंशा से कर देते हैं। आगे पॉइंट पढ़ते हैं। यानी डॉक्टर सुशीला नायर एकमात्र महिला जो WHO की संगठन की अध्यक्ष बनी। तो और नस्तनाबूद करते हैं जीके जीएस का। बजट शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है थैला। सिंपल से याद रखने के लिए देखिएगा, बजट जब भी यूज होता था, लोग लेकर के जाते थे बजट पेश करने के लिए मार्च के बाद अप्रैल में, तो वो एक थैला लेकर के जाते थे। यानी बजट शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है थैला। सरदार सरोवर परियोजना कहाँ पर है, गुजरात। सरदार पटेल का जो कि 81 मीटर का गुजरात में ही आया है। किसमें, तो आप बताइएगा। 81 मीटर लंबा है इनका स्टैचू जो बना है। प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार किसको मिला है, तो सद्भावना की बात ही आएगा तो आएगा मदर टेरेसा। मदर टेरेसा सद्भावना, क्योंकि प्यार, अपनी ममताएं, अपने दो सब चीजें ये बांटने का काम करती है। और इसके बाद इन्हें ही शांति पुरस्कार मिला था और नोबेल पुरस्कार भी इनको प्राप्त हो चुका है। कब हुआ है, तो ये आप बताइएगा। रबड़ एक प्राकृतिक बहुलक है। रबड़ एक प्राकृतिक बहुलक होता है। गेट का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ। जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ। संयुक्त राष्ट्र संघ सभा का कार्यालय कहाँ है, तो न्यूयॉर्क में है। कार्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में। चकमा शरणार्थियों का संबंध बांग्लादेश से है। चकमा शरणार्थियों का संबंध बांग्लादेश से है। सार्क का मुख्यालय काठमांडू में। सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है। कच्चे फलों को कृत्रिम तरीके से पकाने के लिए हमें क्या चीज का यूज करते हैं, कौन सा गैस का उपयोग करते हैं, तो आप दोस्तों बताइएगा। तो इसको बोलिएगा एसिटिलीन या एथिलीन गैस का प्रयोग करते हैं। एसिटिलीन या एथिलीन गैस का प्रयोग करते हैं। यानी कच्चे जो भी फल है, मान लीजिए कच्चा आम है आपके पास, आम का सीजन है, तो आम का उसको पक्का बनाना है तो एसिटिलीन गैस, एथिलीन गैस के साथ उसको रख करके पकाते हैं। आप गांव देहात में देखे होंगे उसको, एक तरह से गरम भूसा जानते होंगे, कई लोग जानते होंगे, यूपी बिहार के लोग, तो उसमें डाल करके, टोकरी में डाल करके उसको बोरे से डाल करके उसमें डाल करके पकाते हैं, वहां से भी गर्म करके। एथिलीन गैस गर्म टाइप का होता है। विद्युत चुम्बकीय बनाने के लिए मृदुल लोहा का प्रयोग किया जाता है। मृदुल लोहा का प्रयोग किया जाता है। विद्युत चुम्बक बनाने के लिए मृदुल लोहा का प्रयोग किया जाता है। टी शब्द गोल्फ से संबंधित है। टी शब्द गोल्फ से संबंधित है। बॉय स्काउट आंदोलन का संस्थापक बेबेड पावेल थे। अ सेकुलर एजेंडा पुस्तक के लेखक हैं अरुण शौरी। संपूर्ण संविधान
आपका 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। बन के तैयार हो गया था 26 नवंबर को, लेकिन 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, क्योंकि रीजन था 26 जनवरी 1930 को, ठीक 20 साल पहले जवाहरलाल नेहरू ने आपका स्वतंत्रता की यानी स्वराज की मांग का डिमांड किया था, और उन्होंने उसी समय गणतंत्र दिवस मनाना शुरू कर दिया था। इसीलिए 26 जनवरी को लागू किया गया संपूर्ण संविधान। कब लागू किया, क्वेश्चन आएगा संपूर्ण संविधान कब लागू किया गया, तो ऑप्शंस आपके कई रहेंगे, आपको आंसर मारना है 26 जनवरी 1950। चाहे 5 ऑप्शन है या 6 ऑप्शन, आपको शेयर करना है 26 जनवरी 1950 को, और इसी पर बबल लगाना है आपको। बबल इस तरह से लगता है, बबल आपको पता है ना किस तरह से लगना है, इस तरह से आपको लगाना है और इस तरह से बबल करना है, ठीक है। और ये आपका आंसर ऐसे लगाते ही आपका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, इस्पात संयंत्र की बातें, भट्टी में उत्पादित तो होने वाला लोहा क्या कहता है, ढलवा लोहा, वही ढलवा लोहा है। बत्ती भट्टी में उत्पादित होने वाला लोहा ढलवा लोहा है। माइक्रोफोन का आविष्कारक ग्राहम बेल को माना जाता है, ग्राहम बेल। भारत भारती के लेखक मैथिली शरण गुप्त, भारत भारती के लेखक मैथिली शरण गुप्त। रोबर्ट रोबर्ट्स कप का संबंध है फुटबॉल के साथ, रोबर्ट्स कप का संबंध है फुटबॉल के साथ। केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है दोस्तों, बताइएगा, तो मलयालम। कौन सी भाषा बोली जाती है, तो मलयालम। तो इस तरह से ये मैंने कंटेंट आपका और भी कवर करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन 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 मेरे पास टाइम की अभी थोड़ा स्कैसिटी है। ड्यू टू दिस रीजन आई विल बी पब्लिश्ड ऑल द इंफॉर्मेशन टुमारो। टिल द टाइम यू विल हैव टू लर्न दिस थिंग्स। इसको 2 बार 3 बार रिवाइज कीजिए, और ये करंट अफेयर्स हम कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और आने वाले 10 से 20 दिन में आपको पता चलेगा, यानी कि 10 अगस्त, आज का डेट है 26 तारीख, कल 27, फिर 28, 29, 30, यानी 5 दिन इधर का है। 5 दिनों से और आने वाले 10 दिनों में हम कोशिश करेंगे लगभग 70-80% जीके भी कंप्लीट करेंगे, और मैथ्स नक्शा नाबूद कर देंगे आपका। और थोड़ा सा मैं आपको बता देना चाहूँगा, A to Z लाइव ग्रोइंग इंडिया सबसे पहले जाकर के टेलीग्राम चैनल में जाकर ज्वाइन होकर के शांति से बैठ जाइएगा। शांति से बैठने का मतलब होता है, कई लोग आते हैं और अदर चैनल वाले सोचते हैं डिस्टर्ब करने के लिए, क्योंकि ग्रुप ओपन है, वो ओपन, वो वहाँ से नोट उठा करके लेके भाग जाएंगे, या कुछ लिंक डाल देंगे तो उनको हटा देते हैं। ऐसे कई लोग को मैंने हटा दिया, तो ग्रुप की संख्या कम है। एक दूसरे का सहयोग कीजिएगा, क्योंकि मैं सभी लोग का सिलेक्शन चाहता हूँ, इंक्लूडिंग मी एंड ऑल पीपल, सबका सिलेक्शन वहाँ पर होगा। A to Z लाइव ग्रोइंग इंडिया को आप सर्च कीजिएगा, डेली के बेसिस पे आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन भी मिलता है, और प्लस आपको पढ़ाया भी जाता है सारे सब्जेक्ट्स का। और जितने भी लोग हैं, जितने भी शिक्षक बनने वाले हैं, 8 लाख के आसपास एप्लीकेंट आया है, 8,10,000 के आसपास, लेकिन कंपटीशन आपको सिर्फ और सिर्फ बिहार वासियों से है। अपने अपने जितने भी कास्ट है उसमें कंपटीशन करना है, और ज़्यादा कंपटीशन पर उतना नहीं ध्यान है, कट ऑफ क्या जाएगा क्या नहीं जाएगा, अभी आप प्रैक्टिस लगाइएगा, कम से कम 75+ लाना है, इसको धीरे धीरे बढ़ा करके हम 90+ कर देंगे। थैंक यू सो मच। अब प्रैक्टिस सेट भी लाएंगे, सारा किरण बुक का ऑलरेडी चल रहा है, और रंजीत सर का भी लाने वाले हैं, एडुटेरिया का लाने वाले हैं, और 5 ऑप्शन वाला प्लेटफॉर्म वाला है वो भी आपको आने वाला है, वो भी हम करवाएंगे। जितना हो सकता है मेरी तरफ से कंट्रीब्यूशन आपको पीडीएफ या फिर ऑडियो वीडियो फॉर्मेट में आपको दिया जाएगा, और फिर वर्चुअल डायरेक्ट हम आकर के डिजिटल बोर्ड पर मैथ रीजनिंग का नाश्ता नाबूद करते हैं डेली। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगे लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दीजिए। शुभ रात्रि एंड सबा खैर। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।